हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 जियोग्राफी क्लास 6 का, जो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। हमने पहले ही अध्याय में पढ़ा कि पृथ्वी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे जो जीवन संभव है। ह्यूमन बींग कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। मनुष्य यहाँ पे केवल इसलिए रह रहा है क्योंकि जीवन के लिए जो भी जरूरी तत्व हैं, जैसे जल, वायु, हवा, वो यहाँ पे उपस्थित है। द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट। पृथ्वी की जो अर्थ है, यहाँ पे तीन मुख्य कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फियर। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। द गैसियस लेयर, वायु का वह लेयर जो हमारे वातावरण के चारों तरफ है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी वायुमंडल कहते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस पाए जाते हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। इस पूरे पृथ्वी के बहुत बड़े क्षेत्र को जल घेरती है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल के तीनों ही रूप पाए जाते हैं, जैसे जल, बर्फ तथा जलवाष्प। The biosphere is the narrow zone where we find land, water and the air together, which contain all forms of life. जीवमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जल, स्थल तथा वायु तीनों ही मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिथोस्फेयर, यानी कि भूमंडल। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे हम भूमंडल के नाम से जानते हैं। इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। पृथ्वी की जो सतह है उसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट। पृथ्वी के जो बड़े भूभाग हैं, बड़े स्थल हैं, उसे हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन। और पानी के जो बड़े जलाशय हैं, बड़े सतह हैं, उसे हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कंटेन्ड विथ वन अनदर, कनेक्टेड विथ वन अनदर। पृथ्वी के जितने भी वाटर बॉडीज हैं वे सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड का मैप देखना है। इन फिगर 5.1, आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर। क्या सारे जल के जो भाग है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। समुद्र जल का जो तल है सभी जगह समान होता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एट 0। यानी कि कोई भी स्थल की ऊंचाई को अगर हम मापते हैं तो उसे समुद्र तल से ही मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर एबव द सी लेवल। यानी विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, यह समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और जो सबसे गहराई है वो है 11,022 मीटर की, जो मरीना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। इसे भी समुद्र तल से ही मापा गया है। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द लार्ज पॉइंट। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि पृथ्वी की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से भी कितनी ज़्यादा हो सकती है? कॉन्टिनेंट्स, यानी कि महाद्वीप। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी पर 7 मुख्य महाद्वीप हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडी। और ये सातों महाद्वीप बड़े बड़े वाटर बॉडीज से अलग अलग हैं, यानी कि इन महाद्वीपों के बीच में कोई ना कोई वाटर बॉडीज है। दिस कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड का मैप देखना है। एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और उसमें आप पाएंगे कि जो भूभाग का बहुत बड़ा भाग है वह उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध में वाटर बॉडीज ज़्यादा हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी के 1/3 भाग को
अपने में समाता है, 1/3 भाग में फैले हुए है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है, यह पूर्वी हेमिस्फीयर में, पूर्वी गोलार्ध में सिचुएटेड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू कॉन्टिनेंट, यानी कि कर्क रेखा इस महाद्वीप के बीच से गुजरती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट, पश्चिम भाग में एशिया यूरोप महाद्वीप से यूराल पर्वत के द्वारा सेपरेटेड है, अलग है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया, और वह भूमि जहाँ पे एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप एक दूसरे से मिलते हैं, उस क्षेत्र को यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, जो यूरोप महाद्वीप है वह एशिया की तुलना में बहुत ही छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, और जो आर्कटिक रेत है इससे होकर गुजरती है, और यह महाद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट, वर्ल्ड के मैप में आपको इसे लोकेट करना है। नेक्स्ट हमारा महाद्वीप है अफ्रीका। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया महाद्वीप के बाद अफ्रीका ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। द इक्वेटर और 00 लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी विषुववृत्त तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अफ्रीका का बहुत ही ज़्यादा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। लुक एट फिगर 5.1, यू विल फाइंड दैट, आप पाएंगे कि इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। आप विश्व के मानचित्र में इसे देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुववृत्त, कर्क रेखा तथा मकर रेखा, ये तीनों ही रेखाएं गुजरती है, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये तीनों ही रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सहारा जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह अफ्रीका में ही पाया जाता है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियन एंड सीज, यह महाद्वीप सभी तरफ से महासागर और सागरों से घिरा हुआ है। यू विल नोटिस, आप पाएंगे कि जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील, अफ्रीका में ही बहती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस इन द मैप ऑफ अफ्रीका। आपको अफ्रीका के मानचित्र में देखना है कि किस क्षेत्र से कर्क रेखा, विषुववृत्त तथा मकर रेखा गुजर रही है। आवर नेक्स्ट महाद्वीप इज नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा, यानी कि यह दक्षिणी अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। 3 ओशियंस सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दीज ओशियंस, यह महाद्वीप 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और आपको इन 3 महासागरों के नाम बताने हैं। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, हमारा नेक्स्ट महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका जो अधिकांश रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विच 2 ओशियंस सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, जिसको पूर्व तथा पश्चिम से 2 महासागरों ने घेर रखा है। द एंडीज वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज यानी कि एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह इसके उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन, यानी कि साउथ अमेरिका में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी बहती है। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियन एंड सीज, यह सभी तरफ से चारों दिशाओं से महासागर तथा
सागर से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, यानी कि द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमस्फीयर, लास्ट कॉन्टिनेंट हमारा अंटार्कटिका है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है और एक बड़ा ही कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, जो दक्षिणी ध्रुव है यह इस महाद्वीप के बीच में है। एट इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, क्योंकि यह दक्षिणी पोलर रीजन में दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। इट इज़ परमानेंटली कवर विथ थिक आइसीड, इसलिए यह हमेशा ही मोटे बर्फ के चादर से ढका रहता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, वहाँ पे कोई भी मनुष्य परमानेंट सेटलमेंट बना के नहीं रहते हैं। मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, बहुत से ऐसे देश हैं जिसका रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में है। भारत का भी रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में है जिसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री तथा मैत्री। अब हम इस पिक्चर में देखेंगे, दिस इज अ मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज अ मैप ऑफ साउथ अमेरिका। ओशंस यानी महासागर, ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। महासागर जलमंडल के बहुत ही मुख्य भाग है और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओशंस हमेशा ही गतिशील रहते हैं, हमेशा मूविंग में रहते हैं। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करेंट्स। तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। द 5 मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। 5 मुख्य महासागर हैं जो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। जो हमारा सबसे लार्जेस्ट ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। मरीना ट्रेंच इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। मरीना ट्रेंच जो विश्व की सबसे गहरी वाली क्षेत्र है वह पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में ही स्थित है। पैसिफिक ओशन जो है ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप है, यानी कि ऑलमोस्ट एक वृत्ताकार भाग का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, यानी कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ 4 महाद्वीप हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका तथा साउथ अमेरिका। इसके अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका आकार एस आकार का है, इंग्लिश के एस अक्षर के आकार का है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, यानी कि इस महासागर के पश्चिमी भाग में नॉर्थ तथा साउथ अमेरिका है तथा पूर्वी भाग में यूरोप तथा अफ्रीका है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वह बहुत ही अधिक दंतुरित है। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज बिजनेस ओशन। यह अनियमित तथा दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतन के लिए यानी बंदरगाह के लिए आदर्श स्थिति है, इसलिए व्यापार की दृष्टि से यह सबसे अच्छा महासागर है। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। इस महासागर का जो आकार है मुख्य रूप से ट्राइंगुलर है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाई एशिया, उत्तर में ये एशिया से घिरा हुआ है। इन द वेस्ट पश्चिम में ये अफ्रीका से तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extend northward to 60 degrees south latitude। यानी दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole। जो आर्कटिक महासागर है वो आर्कटिक सर्कल के ही आसपास फैला हुआ है तथा उत्तरी ध्रुव के पास फैला हुआ है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट।
जो आर्कटिक महासागर है पैसिफिक महासागर से एक पतली जल की संक्रीय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं या फिर बेरिंग जल संधि के नाम से भी जानते हैं। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। इस पिक्चर में हम देखेंगे इंडेंटेड कोस्ट लाइन कैसी होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंडेंटेड कोस्ट लाइन की पिक्चर दी हुई है जो इस तरह से है, और यह बंदरगाह के लिए जहाज़ों के रुकने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान प्रदान करती है। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी चारों तरफ से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। यह हमें वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं, और यह हमें वायुमंडल के हानिकारक किरणों से भी बचाती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। हमारा वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। हमने वायुमंडल को 5 लेयर में बांटा है। टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज यानी कि उनके तापमान, घटक तथा अन्य आधार पर हमने वायुमंडल को 5 परतों में बांटा है। ये 5 परत हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% है। नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन इज 21%। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है तथा ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% है। अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाई वॉल्यूम। और भी जो गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि, इनकी मात्रा मात्र 1% है। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऑक्सीजन का प्रयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, जबकि नाइट्रोजन गैस दूसरे जीवों के लिए, प्राणियों के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक है। Carbon dioxide, though present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म रहती है, और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। इस पिक्चर में हम देखेंगे हमारे वायुमंडल के वो 5 लेयर कौन से हैं। ये देख सकते हैं आप, ट्रोपोस्फेयर जिसमें एरोप्लेन्स उड़ते हैं, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर है जो हमारे वायुमंडल में हैं। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। वायुमंडल की जो घनत्वता है वह ऊंचाई के साथ साथ भिन्नता आती रहती है उसमें। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। वायुमंडल की जो घनत्वता है यह समुद्र तल पे सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं इसका घनत्व कम होते जाता है। यू नो द क्लिम्बर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। आप जानते होंगे कि जो भी व्यक्ति पहाड़ों पर चढ़ते हैं उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि ऊंचाई पर हवा की जो घनत्व है वो कम होता जाता है तथा वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है। इसीलिए वे अपने साथ सिलेंडर गैस को, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को ले जाते हैं, जो उनके सांस लेने में उनकी मदद करती है।
द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। और जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं वहाँ का तापमान भी कम होते जाता है। द एटमोसफियर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। हमारा जो वायुमंडल है पृथ्वी पर दबाव डालता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। दिस सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं तथा कुछ कम दबाव महसूस करते हैं। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। मीन्स एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और हवाएं जो है हमेशा ही उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती हैं और बहती हवाओं को पवन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवमंडल। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। इट इज इन द जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। यही वह भाग है जहाँ पे जीवन मौजूद है। There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. यहाँ जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। अनेक तरह के यहाँ जीव पाए जाते हैं। छोटे से छोटे जीव तथा बड़े से बड़े स्तनधारी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। All the living organisms including human are linked to each other and to the biosphere for survival. मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एंड इन तीनों को मिलकर बायोस्फेयर यानी कि जीवमंडल का निर्माण होता है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फेयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। जीवमंडल के प्राणियों को दो भागों में जंतु जगत और पादप जगत के रूप में बांटते हैं। द थ्री मेन डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड इफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। और ये तीनों ही जो है एक दूसरे को पारस्परिक क्रिया से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड ऑफ वुड। उदाहरण के लिए हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगल को काटते हैं। और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। या फिर खेती करने के लिए हम लकड़ियों को काटते हैं, जंगलों को काटते हैं, तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज़ी से होने लगता है। यानी कि जो ऐसा क्षेत्र है जो ढाल वाला क्षेत्र है, अगर इस टाइप के ढाल वाले क्षेत्र पे पेड़ उगे हैं और हम इन पेड़ों को काट देते हैं तो यहाँ की मिट्टी से अपरदन बहुत तेज़ी से होता है। यानी कि अगर यहाँ पे बारिश की पानी आएगी तो यहाँ की मिट्टी को जल्दी से बहाकर ले जाएगी। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज्ड ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटिस लाइक अर्थक्वेक। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए हाल ही में सुनामी के कारण फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्ज्ड ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द कोस्ट Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquake. ठीक इसी तरह प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो भूमियों का सबमर्जेंस हुआ था। दो भूमि एक दूसरे के ऊपर
आरोपित हुई थी। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार island were submerged. Discharge of waste material into lake and river makes the water unsuitable for human uses. तथा हम झील तथा नदियों में जो दूषित पदार्थों को बहाते हैं, उसमें कूड़ा करकट डालते हैं, इससे जल प्रदूषित होता है और मानव के पीने लायक नहीं रह जाता है और यह जल के में रहने वाले जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। Emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air. थर्मल पावर प्लांट या फिर कोई भी उद्योग से जो भी प्रदूषित वायु निकलते हैं, इससे हमारा वायुमंडल जो है प्रदूषित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक महत्वपूर्ण वायु को प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हुई है। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन कहते हैं। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट टू यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इसलिए हमें भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के इस प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने की जरूरत है, और इसके लिए हमें पृथ्वी के संसाधनों का सीमित रूप से उपयोग करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।